हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम वनडे एग्ज़ाम को लेके चल रहे हैं, जिसमें हम यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम और आरपीएफ रेलवे का जो आरपीएफ आपका कांस्टेबल और आपके जो एसआई का एग्ज़ाम आया हुआ है उसको लेके चल रहे हैं। जिसमें हमने अपनी पहली क्लास इसमें स्टार्ट कर ली थी, वो भारत का भूगोल। इससे पहले हमने अपनी पॉलिटी की क्लास ख़त्म कर चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास हमारी जो दूसरी क्लास है भारत के भूगोल को लेके जो चल रहे हैं हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और ये जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हमने आपको आपके पुलिस का जो है सिलेबस दिखाया था। आपके जो है जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस हमने एक वीडियो में जो आरपीएफ के स्पेशल हम बना रहे हैं उसमें भी दिखाया हुआ है, और उसमें पूरा बताया है कि आरपीएफ में आपके जो एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर, इसके साथ ही साइंस, इसके बाद खेल, इस तरीके के सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं। तो आरपीएफ में क्या हो रहा है कि आपके एग्ज़ाम जो है, एक एग्ज़ाम होगा सीबीटी का, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डीवी होगा। तो उस तरीके से भी ये आपकी जो क्लासेस हैं सेम आपको उसी में हेल्प करेंगी। और ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में भी आपका पूरा सिलेबस का इसमें जो है डिटेल चर्चा हो रही है। तो ये वाली जो क्लासें हैं वो आप दोनों के लिए जो है आरपीएफ और यूपी पुलिस वगैरह आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं री एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये जो है बेहतर साबित होती हैं। और इसके साथ ही भारत के भूगोल को इसमें जो चर्चा की जा रही है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज भी चल रही है, कि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाई जा रही हैं, उसके साथ ही कॉन्सेप्ट के साथ ही जितनी चीज़ आपके लिए ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिससे आपको भटकाव ना हो और जितना आपको जानना चाहिए उतना ही आपको चीज़ें मिल जाएँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी जो क्लासेस हैं आगे बढ़ा रहे हैं, और आज की क्लास में हम भारत का भूगोल की जो दूसरी क्लास है उसको पढ़ेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप। आगे हम बढ़ चुके हैं और भारत का अब हमने जो बेसिक आपका जान लिया था, सामान्य परिचय जान लिया था। अब हम इसमें जानेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को समझने वाले हैं, तो क्या है उसके बारे में चीज़ें पूरी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही भौतिक स्वरूप को अब हम देखते हैं, शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। कि पहली बात, भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उसका विभाजन किस तरीके से है, यानी कि भारत को कितने डिवीज़न में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को आप देखते हैं कि एक तो उत्तर पूर्व के जो आपके मैदान के क्षेत्र हैं, सॉरी उत्तर पूर्व के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, सॉरी, तो उसमें बांटा गया है। आपके हिमालय है, तो हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं उसके बारे में जानेंगे। पहली बात आप समझ लीजिए कि उत्तर पूर्व और उत्तर में दोनों में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें एक तरह से बांटा गया है कि अगर मैप देखें आप इस तरीके से, जो मैप बनता है इंडिया का, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, तो ये कौन सा है, आपका पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद उत्तरी मैदान दूसरे पे बांटे जाते हैं, जो इसके नीचे ही आपके उत्तरी मैदान देखे जाते हैं। इसके साथ ही जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूरी चर्चा होती है, जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। इसके साथ भारतीय मरुस्थल और उसके उत्तर के जो है सीमा स्थित है उसको जानेंगे। तो भारत के मरुस्थलों को जानेंगे। तो ये वाली जो है आपकी पूरी भारत के मरुस्थल को चर्चा करते हैं। आपके वेस्ट में आपको सभी को पता है थार मरुस्थल स्थित है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही तटीय मैदान की बात करेंगे कि दोनों तरफ जो है तट के मैदान कैसे हैं, तो उसके बारे में भी आपको है इसमें डिवीज़न देखने को मिलेगा भारत को। इसके साथ ही द्वीप समूह में भी डिवीज़न किया गया है, अंडमान निकोबार यहाँ पे, और यहाँ पे लक्षद्वीप जो हैं आपके द्वीप समूह हैं, 2 द्वीप समूह हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा होगी, आगे अच्छे से होगी। तो अभी मैं आपको डिवीज़न बताया हूँ कि भारत को कैसे कैसे बांटा गया है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि हिमालय की श्रेणी से शुरू करते हैं। पहले डिवीज़न से हम शुरू करते हैं कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो किस तरीके से बटी हुई है, वो उसकी विशेषताएं क्या हैं, आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो पहली बात आपके क्वेश्चन में जो कोई पूछा जा सकता है कि वो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो किस तरीके की हैं। तो नवीन बलपत जो है, नवीन बलित पर्वत हैं ये, यानी कि जो नवीन अभी नए नए बने हैं, अभी भी इनमें जो है विकास चल रहा है। इनकी जो है बनावट की जो है स्थिति है वो अभी भी जारी है। जैसे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो अभी भी अब बढ़ रहा है। तो मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट जो है आपका जैसे अभी भी वो बढ़ रहा है। जैसे 4888 जो पहले क्या हुआ करता था कि इसकी ऊंचाई हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इसकी ऊंचाई जो है लगभग 5000 मीटर, सॉरी 8848 होती थी पहले। तो मैं थोड़ा सा ये मिस्टेक कर रहा हूँ कि 8848 हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है 8850 जो है इसकी मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई जो है अब देखी जाती है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें भी अभी भी जो है ग्रोथ चल रही है, विकास चल रहा है, इसको अभी भी इसका बनना चालू है। तो ये अभी भी विकास है, तो इसीलिए नवीन है यानी नया है। तो नए बलित पर्वत हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हैं,
मैंने बताया कि कहाँ पे स्थित हैं। तो जैसे मैंने आपको मैप बताया कि मान लेते हैं एक मोटा मोटा मैप बनाते हैं भारत का, अगर तो भारत का मैप इस तरीके से होता है। तो ये जो उत्तर का पूरा क्षेत्र हो जाता है, तो इसी में ये जो है आपके हिमालय स्थित हैं। तो इसको हम अभी डायग्राम से समझेंगे, अभी आप इससे समझिए कि इस तरीके से ये बने हुए हैं। इसके बाद चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हिमालय श्रेणी है वो पश्चिम में ज़्यादा चौड़ी है या पूर्व में ज़्यादा चौड़ी है। तो चौड़ाई अगर पूछता है तो आपको जो दिख रहा होगा कि कश्मीर में, यानी कि जो वेस्ट वाला पार्ट है, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। और इधर आपकी जो पूर्व में चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। तो आपका क्या दिख रहा है इसमें कि आपके जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पूर्व की तरफ जो है सकरे होते जाते हैं, यानी कि पतले हो गए, और पश्चिम की तरफ क्या है, इनमें चौड़ाई ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी लंबाई की बात करें, इसके क्वेश्चन कर सकता है, तो इसकी 2400 किलोमीटर लंबाई है टोटल। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई है। तो इस तरीके से ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इसके अलावा भारत की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी ये है हिमालय। भारत की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी में आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है आपकी वो स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आपकी किस में है, तो इसी में है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ भी कहा जाता है। इसके साथ ही सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। तो सिंधु नदी, यानी आप सभी जानते हैं कि जो है, यहाँ से मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ से आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से सिंधु नदी बहती है, मानसरोवर झील से निकलती है। इधर मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील है, और यहाँ से ये बहती हुई पश्चिम की तरफ जो है अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो है पूर्व की तरफ जाती हुई और भारत से इधर बांग्लादेश में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र इस तरीके से बहती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिंधु नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये लगभग फैले हुए हैं। तो एक इनका फैलाव ये बताया जा रहा है। जैसे अगर भारत के मैप के हिसाब से समझें थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। जैसे इस तरीके से ये काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय इस तरीके से चलता है, और फिर ये हिमालय की श्रेणियाँ इस तरह से फैली हुई हैं। तो इस तरीके से फैली हुई हैं। तो यही आपकी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं इस तरीके से, तो ये फैली हुई, यही हिमालय आपका हो जाता है। तो इसमें यही 400 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर आपकी चौड़ाई है। अब आगे बात कर लें, देखते हैं कि हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो किस तरीके से डिवीज़न है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये बटी हुई हैं, तो वो किस तरीके से इनका डिवीज़न है, नाम क्या क्या है, तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहली इसमें डिवीज़न देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय को मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, कि आपको ट्रांस हिमालय बताना समझ में आ जाए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि अगर देखा जाए तो ये आपका जैसे ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका ट्रांस हिमालय है। तो ये वाला जो पूरा पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, तो ये आपकी कौन सी है, ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, वो ट्रांस हिमालय है। इसके साथ ही महान हिमालय का मतलब है कि आपका जो ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय का मतलब है सबसे बड़ा जो श्रेणी है वो आपकी ग्रेट हिमालय है। तो ये वाली श्रेणी कौन सी है, तो ये ग्रेट हिमालय है। इसके बाद ही फिर उसके नीचे आपको, यानी ट्रांस हिमालय के नीचे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उसके नीचे आपको जो है निम्न हिमालय या लघु हिमालय, या इसी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे आपको कौन सा हिमालय देखने को मिलता है, तो ये वाला आपको लघु हिमालय देखने को मिलता है। इसके साथ ही उसके नीचे आपको जो लघु हिमालय है या निम्न हिमालय है या हिमाचल हिमालय है, उसके नीचे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो बाह्य हिमालय या शिवालिक बोलते हैं इसको। तो शिवालिक हिमालय इसके दक्षिण में पड़ जाता है। तो शिवालिक हिमालय इस तरीके से पड़ता है। यानी आपको 4 श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। पहली आपको मान लेते हैं ये पर्वत श्रेणी है, ये आपके ट्रांस हिमालय। फिर एक महान हिमालय इस तरीके से जाता है, इस तरीके से महान हिमालय जाता है। एक सेकेंड, तो महान हिमालय इस तरीके से फैला है, ये आपका महान हिमालय हो गया। तो ये पूरा जो फैला हुआ है ये महान हिमालय का है। इसके नीचे ही आपको जो है मध्य हिमालय देखने को मिलेगा। फिर उसी के नीचे आपको जो है शिवालिक देखने को मिलते हैं। तो 4 श्रेणियों में आपको ये बटा हुआ है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको महान हिमालय, लघु हिमालय और निम्न हिमालय यानी शिवालिक देखने को मिलते हैं। अब ट्रांस हिमालय को समझ लेते हैं। जो पहला श्रेणी है उसमें क्या क्या आपको चीज़ें जाननी चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय में वो 3 तरीके की होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। कि ये देखिए जिस तरीके से ये रही आपकी काराकोरम,
ये आपकी लद्दाख और ये आपकी जास्कर। तो ये तीनों जो श्रेणियाँ हैं वो किस में हैं, तो वो तीनों श्रेणियाँ आपकी किस में हैं, वो आपकी जो है ट्रांस हिमालय में आती हैं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसी तरीके से हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है ये पहली। दूसरा इसमें जो याद रखना है कि एक तो ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है, एक सेकेंड, ट्रांस हिमालय के जो हिस्से हैं, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के जो भाग हैं, एक तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी है। 3 श्रेणियों में ये बटा हुआ है। इसके साथ ही ये सबसे प्राचीन है। जो चारों श्रेणियाँ हमने पढ़ी, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक पढ़ा, तो उसमें सबसे पुराना क्या है आपका, ट्रांस हिमालय है। तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है। इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व में ये लगभग 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ कितना है, 1000 किलोमीटर फैला है। चौड़ाई के हिसाब से बात करें तो ये कितना है, तो 40 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। तो ये जैसे मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, तो 1000 किलोमीटर, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी, ऐसे चौड़ाई की बात करें तो 40 किलोमीटर के जो है इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से इसके बारे में चर्चा हो जाती है, क्वेश्चन कर सकता है। इसके साथ ही ये कहाँ से है, तो इसका सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। यानी इसी की एक श्रेणी यहाँ पे पड़ती है तिब्बत में, जिसको कैलाश श्रेणी भी बोलते हैं। इसी के पास मानसरोवर झील है और यहाँ से ही क्या एक नदी निकलती है। तो वो नदी इस तरीके से बहती हुई जो है पाकिस्तान से कराची होते हुए और आपके अरब सागर में गिर जाती है। तो कह रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम भी कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल में से होता है। तो उत्तरी ढाल से होता है। दूसरी बात क्या है कि इसी ट्रांस हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेगा कि विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो 2 बातें, एक तो विश्व की दूसरी चोटी K2 और भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो उसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 8611 मीटर। वो कहाँ पे है, तो इसी ट्रांस हिमालय में स्थित है। अब कहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, तो ये वाली चोटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। देखिए इसमें डायग्राम में आपको दिखाई गई है, ये रही K2। तो K2 चोटी जो है आपकी ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसमें चीज़ें याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो ट्रांस हिमालय में यही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी थी। अब महान हिमालय के बारे में समझ लेते हैं और महान हिमालय के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात इसमें जाननी है कि ये सतत श्रृंखला है। सबसे सतत मतलब कंटिन्यूस है, यानी कि ये जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, सतत है, यानी कि आपको इसमें कोई टूट नहीं मिलेगी, डिवीज़न नहीं मिलेगा। इसमें भाग में ये नहीं बटी है, एक पूरी सीधी रेखा में ये आपको देखने को मिल सकती है, पूरी श्रेणी के रूप में इस तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे मध्य हिमालय आपको ऐसे देखने को मिलता है। मध्य हिमालय आपको जब हम पढ़ेंगे तब ऐसे मिलेगा, टूटा सा, वो नहीं, उसको असतत बोलते हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन महान हिमालय क्या है, वो इस तरीके से है, यानी पूरा एक कंटिन्यूअस श्रेणी के रूप में ये फैला हुआ है। तो ये बात आपको समझनी है कि पहली सतत श्रृंखला है। दूसरी बात, जो इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो विस्तार इसका देखें तो लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर है। इसके साथ चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर पे जो है देखी जाती है। यानी कि ये चीज़ की चौड़ाई इस तरीके से श्रेणी के रूप में फैली हुई है और 25 किलोमीटर में ये इसकी चौड़ाई है। इस पे जो आपकी इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 6000 या 6100 जो है किलोमीटर में इसकी जो है औसत ऊंचाई, मीटर की जगह किलोमीटर की जगह मीटर होती है। तो कितनी होती है, तो 6100 मीटर इसकी होती है। इसके साथ ही जो ग्रेनाइट से ये निर्मित है, तो इसकी करोड़ जो है किससे निर्मित है, तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये आप भूल जाएं। ये औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है, 6100 मीटर है। इसके साथ ही उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बनता है वो आपकी इसकी चोटियाँ, इस पर क्या इम्पोर्टेंट है वो। तो माउंट एवरेस्ट जो है आपकी 8848.86 जो मैं आपको बता रहा था, इतनी मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आपको 3 बातें याद रखनी, नेपाल में है, विश्व की सबसे जो है सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर। इसके साथ ही दूसरी जो चोटी है वो आपकी कंचनजंगा, वो भी इसी में है, महान हिमालय में, और ये भारत की जो है दूसरी चोटी है सबसे ऊंची। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सिक्किम और आपके नेपाल के बॉर्डर पे है। अगर सिक्किम, जैसे आप सभी ने एक मैप बना के देखा होगा, इस तरीके से सिक्किम जब बनाते हैं, इधर आपका नेपाल हो जाता है, तो यहीं पे आपकी कौन सी चोटी है, तो ये आपका सिक्किम होता है और ये आपका नेपाल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंचनजंगा आपको देखने को मिलती है, जिसकी 8598 मीटर ऊंचाई है। अब हम दूसरे यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि हिमाचल हिमालय किसे कहते हैं, तो भी किसको बोलते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या निम्न हिमालय जिसको कहते हैं। यानी वो आपके महान हिमालय के नीचे ही श्रेणी में आता है। जैसे पहले हुआ ट्रांस हिमालय, फिर आपका हुआ मध्य हिमालय, महान हिमालय, और फिर उसके नीचे आएगा मध्य हिमालय।
और फिर इसी के नीचे शिवालिक पढ़ेंगे तो इसमें आप समझ सकते हैं। तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय की इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 3700 से 4500 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई देखी जाती है। इसके साथ चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई देखी जाती है। तो ये बात आपको दो याद रखनी है। इसके साथ ही इसका जो अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से निर्मित है, यानी इसका निर्माण जो है वो कंप्रेशन से हुआ है, यानी कि इसको जो है कंप्रेशन से इसका निर्माण हुआ है। ये जो दो चट्टानें अगर आपस में मिल रही हैं तो उसके कंप्रेस यानी कि दबाव की वजह से इसमें जो है इसकी जो है संरचना हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसमें जो है इसको पहाड़ी नगरों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो पहाड़ी नगर इसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पहाड़ी नगर इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। तो इस तरीके की, अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये कैसे कैसे फैला हुआ है, इस तरीके से टूटा टूटा है। तो कैसा है, असतत रूप में है। तो ये अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख लीजिए, असतत रूप में है। कैसा है, तो असतत रूप में यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। तो इस तरीके से ये फैला हुआ है, तो इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये वाली जो चोटी है वो कौन सी है, पीर पंजाल है। ये वाली चोटी जो है वो पीर पंजाल है और ये सबसे लंबी श्रृंखला है। तो सबसे लंबी है यही पीर पंजाल है आपकी। तो इस तरीके से सबसे जो है पीर पंजाल कौन सी है, सबसे बेस्ट में आपकी कौन सी है, पीर पंजाल। और ये कौन सी है, धौलाधर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए इसमें कई सारी चोटियाँ हैं जो आपको जाननी चाहिए, श्रेणियाँ। तो इस तरीके से आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपकी जो है असतत रूप में फैला हुआ है आपका मध्य हिमालय, इसकी चौड़ाई इतनी है, ये कैसे संपीड़ित तरीके से बना हुआ है। इसके साथ ही इसको पहाड़ी नगरों का जो है पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, जिसमें कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे शिमला हो, चाहे वो आपका जो है कोई सी धर्मशाला वाला जगह हो। तो आपके उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट शहर होते हैं वो लगभग इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कश्मीर घाटी, प्रमुख घाटियाँ इसमें स्थित हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पीर पंजाल अगर ये है और ऊपर इसके महान हिमालय है, तो इन्हीं के बीच में एक जो है घाटी है, इन्हीं के बीच में एक घाटी है। जैसे ये क्या हुआ, तो ये पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल है और पीर पंजाल है। इसके ये कौन सा है, महान हिमालय। तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी है, जो वो है घाटी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को कश्मीर घाटी कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कश्मीर घाटी। तो इसी तरीके से ये बीच में कौन सी है, तो कश्मीर घाटी है। तो ऐसे ही इसके बाद जो है अगली पड़ती है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी है। यहाँ पे जो बीच में एक जो घाटी पड़ती है इसी को कुल्लू घाटी बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में है ये कुल्लू घाटी। तो इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, तो कांगड़ा घाटी भी ये प्रसिद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे लघु हिमालय के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो जान ली। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जो शिवालिक है जो आपका उसके बाद, यानी कि अगर ये आपका जो है महान हिमालय, फिर आपका जो ये मध्य हिमालय और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है। तो उस शिवालिक हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कैसी है, तो 900 से लेके 1100 मीटर है औसत ऊंचाई। इसके साथ चौड़ाई 10 से लेके आपको 50 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अब ये कहेंगे कैसे, तो जैसे क्या होता है कि वह जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है और फिर ये जाके किस में मिल जाती है, तो मध्य हिमालय में जाके मिल जाती है। जैसे अगर मध्य हिमालय इधर फैला हुआ है तो आगे जाके ये इस तरीके से दोनों मिल जाते हैं। क्योंकि मिल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं, तो बात करेंगे कि ये संपीड़न से मिल जाते हैं। यानी कि जो हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे, संपीड़न बल की वजह से बात कर रहे थे, दबाव बल की बात कर रहे थे, तो कंप्रेशन की वजह से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इधर से पर जो आपकी जो है आपकी म्यांमार की जो प्लेट है और आपकी यूरेशिया की प्लेट है या इंडियन प्लेट है, इधर से दोनों जो है टकराती हैं, तो दोनों में जो है बलन पड़ता है और बलन और संपीड़न की वजह से क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो इस तरीके से जैसे मध्य हिमालय और इधर शिवालिक जाता है तो दोनों जुड़ जाती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा चीज़ें कैसे हो रही। अभी आप ये समझिए कि जो है शिवालिक में या बाह्य हिमालय इसको बोलते हैं, तो किस तरीके से इसका निर्माण होता है, तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे इनका निर्माण हुआ। तो महान हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, पहली बात तो उन नदियों ने क्या किया, जो लघु हिमालय है उसको काटा आगे बढ़ने से जो अवसाद जो मिट्टी लेके आई उसी से उसने क्या किया, शिवालिक का निर्माण कर दिया। तो उसी से क्या हुआ निर्माण, तो शिवालिक का हुआ। बीच में किसको काटा इन्होंने, तो ये मध्य हिमालय को काट दिया। और यहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो ये महान हिमालय से नदियाँ आती हैं। तो इस तरीके की संरचना आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है ये भी समझना है कि सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक है। इसके साथ ही इसमें आपको कई सारे जो है प्रसिद्ध दून देखने को मिलते हैं। दून क्या होता है कि दून जो आपको
तो आपको दो दून देखने को मिलेंगे, यानी कि दो नदियाँ जहाँ मिलती हैं उनके बीच का क्षेत्र जो है वो एक तरीके से दून होता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो उस ईस्ट की तरफ के जो भी क्षेत्र होते हैं उनको दून बोला जाता है। इसके साथ ही हिमालय, जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय के बीच में लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं, तो दून बोलते हैं। तो मैंने वही बताया कि जैसे दो नदियाँ आ रही हैं या जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे ये, जैसे तो इस तरीके से मान लेते हैं ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक है, और इनके बीच में कोई घाटी है, जैसे कुल्लू घाटी हमने बात की, कांगड़ा घाटी बात की, इसी तरीके की अगर घाटियाँ हैं यहाँ पे तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को दून बोलते हैं। और द्वार की बात करें तो द्वार जो होते हैं तो वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो द्वार भी इसी श्रेणियों में, इन्हीं में देखने को मिलते हैं। जैसे हरिद्वार आपने सुना होगा, ऐसी ही देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरीके की संरचनाएं देखने को मिलेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि हिमालय का जो है पश्चिम से पूर्व विभाजन किस तरीके से होता है, ये भी जान लेते हैं। कई बार डिटेल ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिमालय है वो किस तरीके से नदियों के हिसाब से जब देखा जाता है तो वो किस तरीके से बांटा जाता है। तो नदियों के हिसाब से भी हम देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम से इसको समझने वाले हैं पूरा। तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच में जो आपका हिमालय का पूरा पार्ट देखा जाता है, हिमालय के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो उसको पंजाब हिमालय नाम दिया जाता है। इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है सॉरी, तो वो 500 मीटर है। तो कितनी है, 500 किलोमीटर है। तो आप इस तरीके से देखना कि जैसे मैं आपको एक डायग्राम में इसमें दिखाता हूँ कि जैसे इसको देखा जाए तो जैसे नदी, मान लो ये सिंधु नदी आ रही है। अब सिंधु नदी इस तरीके से है, और सिंधु से लेके, यहाँ से लेके, और आपकी सतलज नदी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश से जो है एंट्री करती है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो हिमालय का एरिया है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक नंबर आपका पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो पहला यहाँ पे आप समझ गए, पंजाब हिमालय किसके बीच में है, सिंधु से सतलज नदी के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके साथ ही सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में जो क्षेत्र होगा, यानी जो हिमालय है, उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। तो काली हिमालय कुमाऊं के मतलब क्या हुआ कि जैसे सतलज यहाँ से एंट्री कर रही थी, इससे लेके आपकी जो है यहाँ पे आपकी जो है काली नदी है, तो उसके बीच का जो हिमालय होगा वो कुमाऊं हिमालय होता है। और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और कुमाऊं हिमालय देखते हैं। इसके बाद काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच के जो आपका हिमालय होगा उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। तो नेपाल कितना है, 800 किलोमीटर है, वो कितना था, 320 किलोमीटर था। तो अब ये काली और तीस्ता का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके, और यहाँ पे आपको पता है सिक्किम में चोलामू से निकलती है आपकी तीस्ता, तो चोलामू के बीच में जो है इस पूरे को क्या बोलते हैं, तो इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे थे, इसको कुमाऊं हिमालय बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे, पहले नंबर को इसको पंजाब हिमालय कह रहे थे। तो इस तरीके से इसमें डिवीज़न देखा जाता है। फिर यहाँ से लेके और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको असम हिमालय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको असम हिमालय कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा लास्ट है असम हिमालय, और इसकी 720 किलोमीटर की जो है चौड़ाई लंबाई है। तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जो आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा जो हिमालय है नदियों के हिसाब से, तो वो कौन सा हो जाता है, तो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे आपका असम हिमालय 720 किलोमीटर, और तीसरे पे पंजाब हिमालय 500 किलोमीटर, और इसके साथ ही कुमाऊं हिमालय हो जाता है। तो ये होगी इसके बारे में चर्चा, सारी चर्चाएं हमने कर ली हैं। एक मैं डायग्राम के जरिए आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि जैसे हमने K2 समझा, लद्दाख समझी, जास्कर समझी, काराकोरम समझी, ये तीनों ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। फिर ये आपको दिखा रहा है कि ये सिपकीला जो है दर्रा है, यही इसी दर्रे से क्या होता है, शिवालिक नदी एंट्री करती है भारत में, शिवालिक आती है। कैलाश श्रेणी मैंने आपको बताया किसकी श्रेणी है, तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी मैंने आपको बताया। पीर पंजाल ये लिखा हुआ है, तो पीर पंजाल आपका किसका है, मध्य हिमालय का है। फिर इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद जो है आपकी शिवालिक श्रेणी है। ये सारी NCERT का डायग्राम है, तो आप इस तरीके से, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि क्या है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये शिवालिक हिमालय है, इसी तरीके की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। तो ये आपकी पीर पंजाल, और इसी के बीच में जो है ये वाली जो श्रेणी दिखाई जा रही है, ये वाली श्रेणी दिखाई जा रही है, ये कौन सी है, ये श्रेणी आपकी दिखाई जा रही है महान हिमालय। फिर इसके बाद ये काट छाट के जो दिखाई जा रही है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी जो है कटी छटी ये वाली जो दिखाई जा रही है, ये वाली, तो ये कटी छटी जो दिखाई जा रही है,
ये कटी छटी दिखाई जा रही है, कौन सी होंगी? ये आपकी मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, ये आपकी दिखा रही हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में यहाँ मैंने बताया था कि एक घाटी है कश्मीर घाटी, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली बात क्या है इसमें, कि जो आपकी घाटियाँ हैं, जो प्रमुख घाटियाँ, वो समझ लेते हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछता है कि घाटियों के बारे से, कि कौन सी घाटी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, किस राज्य में है, कहाँ पे है। तो जो आपका लद्दाख है उसमें मरखा घाटी और नुब्रा घाटी आपको देखने को मिलती है। तो आपको अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपको मरखा घाटी और नुब्रा घाटी, तो यहीं पे आपको जो है नुब्रा घाटी देखने को मिलती है, और यहीं पे आपको लद्दाख में क्या देखने को मिलेगी, तो मरखा घाटी देखने को मिलती है। ऐसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें कितनी घाटियाँ आपको, कुल्लू हमने बताया कि जैसे धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में देखने को मिलती है। ऐसी कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, सांगला घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और पिन वैली, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें आपको देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में। चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति और पिन वैली, इसी के साथ कुल्लू और कांगड़ा। तो कुल्लू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, क्योंकि जो है ये जो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आगे देखते हैं उत्तराखंड में देखते हैं नेलांग फूलों की घाटी। तो दो आपकी हैं नेलांग घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पे है आपके उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कई बार क्वेश्चन में आती रही है, तो आपको पता होनी चाहिए। नेलांग घाटी भी कई बार पूछी गई है, तो ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। यूथांग घाटी एक आपकी कौन सी है, तो यूथांग घाटी कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। सिक्किम में आपकी यूथांग घाटी। अब हम बात कर लेते हैं नेवरा घाटी, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जो जगह है। और दार्जिलिंग आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में कि दार्जिलिंग कहाँ पे है। तो ये आपका जो आपका क्या है कि ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, जो ये दार्जिलिंग, तो यहीं पे कौन सी घाटी है, ये पूरा पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, इस तरीके से पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र है। तो इस तरीके का नक्शा है पश्चिम बंगाल का, तो आप सभी समझ सकते हैं। यहीं पे क्या है, यहीं पे नुब्रा घाटी है, तो इसी में आपकी नुब्रा घाटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नुब्रा घाटी कहाँ है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग क्षेत्र में। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली आपकी कहाँ पे है, केरल में। आप सभी जानते हैं केरल की लोकेशन, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका क्या है, ये केरल है। ये क्या है, ये केरल है, और इसी में क्या है आपकी शांत घाटी है यहाँ पे। तो शांत घाटी आपकी यानी साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, तो वो आपकी केरल में है। ऐसे ही जुकू घाटी पूछी गई एक बार, नागालैंड में। चुम्बी घाटी एक बार आया, क्वेश्चन डिबेट में था ये। भारत और भूटान और चीन के बीच में मिलन बिंदु जहाँ पे है सिक्किम में, वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे तरीके से, जैसे ये भारत का पार्ट है सिक्किम, और इधर आपका भूटान है, और ये आपका चाइना इधर। तो यहाँ पे कौन सी है, यहीं पे आपको एक जो है चुम्बी घाटी यहाँ पे है। तो चुम्बी घाटी यहीं पे तीनों के बीच में, भारत, भूटान और चाइना के बीच में जो है डिबेट, जो विवाद देखने को मिलता है, इसी घाटी को, चुम्बी घाटी को लेके विवाद देखा जाता है। बराक घाटी आपकी असम में है, आप सभी जानते हैं। अराकू विशाखापट्टनम में है। तो ये कुछ घाटियाँ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, तो वो आपकी ये हो जाती हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो इन्हीं पर्वत श्रेणियों में जो कुछ हिमनद होते हैं, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, तो वो ग्लेशियर भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ग्लेशियर भी आपको जानने चाहिए। लद्दाख और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इन सब में आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। इन्हीं ग्लेशियर से क्या है, कई बार नदियों के जो है उद्गम होते हैं, कई बार झील बन जाती है, तो वो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपको सभी को पता है सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर जो कौन सा है, तो वो लद्दाख में और सियाचिन है। तो वो सियाचिन आपको मैं लोकेशन के हिसाब से दिखाऊं तो वो यहाँ पे है। तो वो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है, और ये लद्दाख में पड़ता है। इसी के पास में कौन सी घाटी है, तो नुब्रा घाटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ जैसे बड़ा सिंगरी, छोटा सिंगरी, सोना पानी, ये कुछ ग्लेशियर यानी हिमनद हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पे है। इसके साथ ही उत्तराखंड में गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है, मिलाम जो है आपकी कौन सा हिमनद, और पिंडारी हिमनद, तो पिंडारी नदी के पास में जो यहाँ से निकलती है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका जेमू ग्लेशियर, और जो आपका कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो ये इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही कुछ दर्रे भी हम समझ लेते हैं, और दर्रे जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश के इसके अलावा जो है आपके पूरे भारत के जो दर्रे हैं वो हम समझ लेते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अब किस राज्य में है ये। तो काराकोरम दर्रा
खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा, ये कहाँ पे हैं? लद्दाख में है। तो अगर आप लोकेशन से समझें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए काराकोरम, ये काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है। फिर हम लोग चांगला दर्रा, तो यहीं पे आपको लद्दाख में ये देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जोजिला दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पे आपके? तो ये यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जोजिला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ये कहाँ पे हैं? लद्दाख में है। इसके साथ ही पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजिल, इस तरीके से मैंने पीर पंजाल ये लोकेशन बताई थी, वहीं पे पीर पंजाल दर्रा है। फिर इसी के पास में बनिहाल दर्रा है, फिर यहीं पे बुरजिल दर्रा मिल जाता है। तो ये तीनों कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में आपको तीनों दर्रे देखने को मिल जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दर्रे सिपकीला दर्रा, जहाँ से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी मतलब निकलती का मतलब जो सिक्किम से आती है, सॉरी तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है और भारत में जो है इसी दर्रे से होके प्रवेश करती है। यही दर्रा कौन सा हो जाता है? तो सिपकीला दर्रा हो जाता है। तो सिपकीला दर्रे से ही भारत में जो एंट्री करती है आपकी सतलज नदी, तो सतलज रिवर जो है वो आपकी एंट्री करती है सिपकीला दर्रे से, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो सिपकीला, इसके साथ ही बाड़ालाचाला, रोहतांग दर्रा, जहाँ रोहतांग सुरंग बनी है, तो रोहतांग दर्रा, यांगची दीवान सबसे ऊंचा दर्रा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यांगची दीवान, डेप्सा जो है दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ऊंचा यांगची दीवान जो आपका दर्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उत्तराखंड के कुछ दर्रे जान लेते हैं, जैसे माना, नीति, लिपुलेख और मोलिंगला दर्रा। ये इस तरीके से ही आपको ध्यान रखना है। जैसे लोकेशन में अगर देखा जाए तो जैसे ये उत्तराखंड है, तो माना, नीति, लिपुलेख और आपका मोलिंगला, इस तरीके के दर्रे जो हैं भारत जो उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन में इस ऐसे ही आपसे डिटेल पूछ ली जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, दो दर्रे कहाँ पे हैं आपके? सिक्किम में। और सिक्किम की लोकेशन आप समझ ही रहे हैं। तो सिक्किम कहाँ है? सिक्किम आपको मैंने बताया कि ये है, और सिक्किम ये है, तो सिक्किम ये है। और सिक्किम में ही दो दर्रे हैं, कौन से हैं? थांगला और आपका जो है जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो आपके कौन से हैं? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। इसके साथ ही बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसाड़, ये कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसाड़, तो ये दर्रे जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पे आपका यांगयाप दर्रा है और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है एंट्री करती है भारत में। यहीं पे बोमडिला दर्रा है, तो सेला, ये सारे दर्रे, पांगसाड़ दर्रा यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोबारा देखिए, पांगसाड़, सेला जो है आपका ये कौन सा है? यहाँ पे यांगयाप दर्रा है, ये आपका बोमडिला है। ये तरीके से दर्रे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हो गए बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और आपका पांगसाड़ दर्रा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, मणिपुर में है। तो मणिपुर की लोकेशन आप सभी समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपका कौन सा है? तो ये आपका मणिपुर है और ये आपका मणिपुर है। यहीं पे कौन सा दर्रा है? तो ये आपका दर्रा जो है तुजू दर्रा, वो आपका यहाँ हो जाता है। तो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। इसके साथ महाराष्ट्र के दर्रे और आपके केरल के दर्रे, मतलब ये वेस्ट का जो पार्ट होता है, पूरा वेस्ट का पार्ट जितना है भारत के वेस्ट का पार्ट, तो वेस्ट के पार्ट में 3 दर्रे देखे जाते हैं। बाकी तो हमने नॉर्थ वाले यानी उत्तर वाले पूरे दर्रे पढ़ लिए। अब नॉर्थ यानी कि साउथ के दर्रे पढ़ लेते हैं, जिसमें थालघाट, भोरघाट, यहाँ पे जो है पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है और यहीं पे 2 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे 2 दर्रे देखने को मिलते हैं, थालघाट और भोरघाट। तो 2 दर्रे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं, पश्चिमी घाट में। पूरा पश्चिमी घाट है, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो है भारत का जो है दक्षिण का पूरा पार्ट, जैसे ये दक्षिण का पूरा पार्ट है, या पूरा मैं उसमें मैप में ही बता देता हूँ, आपको इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये जैसे हमारा पूरा दक्षिण का पार्ट है, तो ये आपका क्या है? ये महाराष्ट्र है पूरा। तो ये महाराष्ट्र का जो है नक्शा है और इसी महाराष्ट्र में क्या है? यहाँ पे आपको जो आपको थालघाट और ये दर्रा भोरघाट, तो थालघाट और भोरघाट जो दर्रे 2 हैं देखने को मिलेंगे। और एक दर्रा यहाँ पे आपको पालघाट देखने को मिलता है। और यहीं पे एक और दर्रा होता है सेनकोट्टा दर्रा, तो वो भी आपका यहाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि आपके थालघाट, भोरघाट 2 दर्रे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। और पालघाट दर्रा कहाँ पे है? तो केरल में है। यहीं पे एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेनकोट्टा इसको बोलते हैं। एक और दर्रा है यहाँ पे
सेनकोट्टा, तो वो भी कहाँ पे, इन्हीं की सीमा पे पश्चिमी घाट में है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में आपको लेके मिलेंगे, अगले जो आपके टॉपिक्स होंगे उनको लेके। तो अगर आप जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे जो आपका आरपीएफ के एग्ज़ाम आए हुए हैं उसमें आपके कांस्टेबल और आपके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर की जॉब आई हुई है, तो इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आप ये मान के चलिए आपके लिए ये क्लासेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपके आरपीएफ के डिट्टो सिलेबस से ये मैच करती हैं चीज़ें, आपके पुलिस के एग्ज़ाम से डिट्टो सिलेबस से मैच करती हैं चीज़ें। तो इसके अलावा आपको कहीं से चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आप सब पीवाईक्यू हम करवाएंगे जब, या टेस्ट करवा रहे हैं जैसे, तो उसके ज़रिए आपकी बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। एक आपकी जो रेलवे की क्लास हमने अलग से शुरू की है, वो उसमें क्या है, आपका रिवीजन चल रहा है। तो आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हों या आरपीएफ का दे रहे हों, आरपीएफ वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वो, उनको यानी आप आरपीएफ वालों को तो करनी ही करनी है। इसके साथ ही पुलिस वाले जो हैं उन क्लासेस को ज़रूर करें, वो क्लासेस आपको रिवीजन के फॉर्म में करवाई जा रही हैं, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड या अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।